वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रिवेंज वेपन का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यानी ने विंग को उसके पेरेंट्स की पेंटिंग और उसकी मदर की डायरी वापस दे दी थी। अब आगे विंग की डायरी और पेंटिंग देख के जहाँ बहुत खुश है, इतना ही नहीं वो इस बात से भी काफ़ी खुश है कि वांगी ने उसका साइड लिया। बट जियांग्स का बहुत बुरा हाल है। जियांग्स गुस्से में अपने रूम में आ गए। ये रूम जिन क्लैन वालों ने ये सारे क्लैन्स को लौट किया तो उसमें जियांग्स अपने रूम में पहुंच गए थे। जियांग्स गुस्से में इधर उधर चीज़ें फेंक रहे हैं। तभी मैडम गुस्से में थोड़ा चीखते हुए बोलती हैं, अब क्या करेंगे हम? हाँ, अब क्या बचा है हमारे पास? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा वैंस को देने के लिए? और वो ज़मीन वो भी वापस से चली जाएगी। कैसे हुआ ये सब? मुझे तो ये सोच के गुस्सा आ रहा है। इस पर एकदम से जैन फैमिया गुस्से में मैडम यू और जंचा के ऊपर चिपते होते, तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से अगर तुम दोनों उस दिन उससे मारते नहीं तो मैं उसे अपनी बातों में फंसा के अच्छा खासा वैन क्लैन भेज देता, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता। आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं फादर? अगर मैं उस दिन उसे नहीं मारता तो आज सबके बीच में हम लोगों का सच सबके सामने होता। और आपने देखा किस तरीके से उस लांग वांगजी ने उस वीर विशान के चक्कर में मेरी बेइज्जती की। सबके बीच में बोला कि मैं लैन फॉरम नहीं हूँ। तो कौन है लैन फॉरम? हाँ, उस जैसे कोल्ड हार्टेड से कभी कोई शादी नहीं करेगा और मुझे वो लैन फॉरम का दर्जा नहीं देगा। यही सोच रहा है वो लांग वांगजी। गुस्से में जंजा बोलता है। तभी मैडम ही थोड़ा आगे आके उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते तो तुम ही बन जाओ ना लैन फॉरम। अब जंजा अपनी मदर की तरफ देखता है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे और शिचैन के बीच में कुछ नहीं है, तो तुम इस मौके का फ़ायदा उठाओ। तुम लांग वांगजी को अपने प्यार में डालने की कोशिश करो और शिचैन को धक्का मार के अपनी लाइफ से बाहर निकालो। हमने धोखे में शिचैन को फंसा दिया। अगर हमें पहले पता होता कि ये शिचैन किसी काम का नहीं है तो क्यों मैं तुम्हें अपने उससे मार्क करवाने देती? मैं तो इसी लांग वांगजी से तुम्हें मार्क करवाती। और सोचो, अगर वो एक बार तुम्हारा अल्फा बन गया तो हम तो इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पे राज करेंगे। वो एक ड्रैगन है, सोच के देखो। कोई भी तुम्हारे पे गुस्सा क्या करना तुम्हारे आगे बोलने के लायक नहीं रहेगा। इस बात पे जंजा थोड़ा सा खुश होते हुए अपनी मदर की तरफ बोलता है, पर मदर ऐसा नहीं हो सकता। अब मैम जी उसके चेहरे पे इस बात को बोलते हुए खुशी देख के थोड़ा शौक है, पर वो अपनी बात पूरी खुश होते हुए बोलते हैं, मदर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में ये लांग वांगजी नहीं है। अब मैं शिचैन के साथ खुश हूँ। शिचैन जैसे भी हैं पर कम से कम इसके जैसे कोल्ड हार्टेड तो नहीं है। हाँ, वो मेरे साथ नहीं रहते लेकिन कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते। इसकी तरह मेरी सबके बीच में बेइज्जती नहीं करते जैसे इसने सबके बीच में मेरी बेइज्जती करी। इससे इसका ओमेगा बनने से तो अच्छा है कि मैं लाइफ टाइम तक बिना मार्क या बिना मेट के ही रह लेता। अब जंजा की बात सुन के जैन प्रेमिया और गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम जिन चक्करों में मत पड़ो, अपने फ़ायदे के बारे में सोचो। जो तुम्हारी मदर के लिए उसमें बहुत दम है। कोशिश करो कि तुम इस लान शिचैन के चंगुल से बाहर आके किसी तरह से लांग वांगजी को अपने जाल में फंसा सको। कोशिश तो करके देखो। तुम क्यों उस तुम्हारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है कि लांग वांगजी हो या लान शिचैन हो? तुम्हें लान फॉरन बनना है, बस तुम ये सोचो। इस बात पे जंजा कुछ और रिएक्ट कर पाता। एकदम से उनके डोर पे नॉक होती है और वो लोग शॉकिंगली वहाँ खड़े हो जाते हैं। इस डोर के अंदर वैन रोहान आता है। वैन रोहान की आंखों में बहुत गुस्सा है और उसके पीछे उसके दोनों बेटे भी हैं, वैन चाओ और वैन जू। वैन रोहान तुरंत अपने बेटे को इशारे में कह के गेट बंद करवाता है। वहीं जैन पे में थोड़ा शौक है कि एकदम से वैन रोहान यहाँ कैसे आ गया, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा कह नहीं पाते हैं। तभी वैन रोहान बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों की सारी असलियत। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो बाकी कल्टिवेशन वर्ल्ड की तरह तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊँगा? मैं जानता हूँ कि तुम जो दुनिया को दिखाते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। इसी कारण जब तुम कई बार हमारे क्लैन में आते थे, हमारी क्लैन से जुड़ने, तो मैं हमेशा तुम्हें मना कर देता था क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब मैडम यू और जैन फैमिली एक दूसरे की तरफ देखते हैं शॉकिंगली। अब वैन अपने चेहरे पे गंदी सी स्मेल लगते हैं। अपनी बात दोबारा से स्टार्ट करता है, मैं जानता हूँ तुमने वी क्लैन को अपने अंदर लेने की वजह से ही वी चांसे और चांसेसन को मारा है। अब दोनों शॉक्ड एकदम से। वैन अब हंसते हुए अपनी कनिंग से स्माइल लेते बोलते, लेकिन मुझे उस बात को पूरी दुनिया को बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे कभी भी वो वी चांस से पसंद नहीं था। लेकिन हाँ, उसके कल्टीवेशन स्किल और उसके क्लैन की
पावर मुझे ज़रूर चाहिए थी। तुम्हें पता है ना वी क्लैन कौन था? वी क्लैन एक नाइन टेल फॉक्स का क्लैन था, और मुझे पता चला था जब उसके सन का बर्थ हुआ था कि वो एक ओमेगा है, और शायद वो भी अपने फादर की तरह एक नाइन टेल फॉक्स है। काफ़ी टाइम बाद एक ओमेगा नाइन टेल फॉक्स ने कल्टीवेशन वर्ल्ड में बर्थ लिया था। तो ये बात काफ़ी सारे ज्योतिष भी बता चुके थे, भविष्यवाणी भी हुई थी। तुम जैसे बेवकूफ़ों ने शायद इस बात के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इस बात के बारे में बहुत पहले से जानता था। अब तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया तुम दोनों का सच जाने, तो मुझे तुम दोनों कैसे भी करके वी वुशान को लाके मेरे पास दोगे। अदरवाइज़ मैं सबके सामने तुम दोनों का सच बता दूंगा। इतना ही नहीं, उसके बाद मैं तुम्हारे और दोनों के साथ जो करूँगा वो भी तुम सोच नहीं सकते। अब मतलब जैन फेमिया और मैडम भी थोड़ा शॉकिंगली खड़े हैं। वैन थोड़ा सा हंसते बोलता है, लेकिन तुम घबराओ मत, मुझे तुम्हारे से वो पैसे या ज़मीन नहीं चाहिए, उसे तुम अपने पास रखो। बस मुझे तुमसे विभूषण चाहिए। कैसे करोगे ये तुम दोनों सोचो, पर मुझे विभूषण मेरे पास चाहिए। ये बात बोलने के बाद वैन रॉन वहाँ से अपने दोनों बेटों के साथ चला जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें बेवकूफ़ों को आज तक ये पता ही नहीं था कि मतलब वी वुशान भी या वी क्लैन एक नाइन टेल फॉक्स वाली पावर अभी भी रखता है। इन्हें लगा था कि वो पावर कब की ख़त्म हो गई है, लेकिन विंग के बर्थ के टाइम पे ये अनाउंसमेंट या एक तरीके से कह सकते हैं भविष्यवाणी हुई थी। कई जगह कई ज्योतिषियों ने बताया था कि एक नाइन टेल फॉक्स का बर्थ हुआ है, लेकिन उस समय क्योंकि वो दोनों इतने वीक थे और इनका वो बीमार थे, तो उन्होंने कोई भव्य समारोह नहीं किया था। लेकिन वैन रोहान जो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में रहता था, नेगेटिव एनर्जी या कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी अपडेट रखता था, तो उसे इस चीज़ के बारे में पता चल गया था। वहीं अब मैडम यू और जैन फेमिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से बोलते हैं, क्या करेंगे हम? अगर वो सचमुच में नाइन टेल फॉक्स है तो हमारी क्लैन को और ज़्यादा खतरा है, और अगर हमने उसे नहीं दिया वैन क्लैन को तो सबके सामने हमारा सच आ जाएगा और वो हमारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। अब हम क्या करेंगे? गुस्से में और थोड़ा परेशानी में मैडम यू परेशान होते हुए बोली। जैन फेमिया और जनचा का भी है, इन दोनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी ये क्या करेंगे। अभी ये लोग अपनी ही परेशानी में कुछ सोच में वहीं बड़े खुश हुए हैं। अपने रूम के बालकनी में खड़ा हुआ है और बाहर से मून को देख रहा है। वहीं वांग जी अपने रूम की बालकनी से मून को देख रहा है। उसकी नज़र अपने रूम की अपोजिट वाले रूम की बालकनी पर पड़ती है, तो उसके चेहरे पे एक झल खुशी आ जाती है। वो खुशी जो शायद जो वांग जी के बहुत क्लोज हो वो ही नोटिस कर सकते हो, क्योंकि वांग जी को सामने इतना ब्यूटीफुल नज़ारा जो दिख रहा है, मून से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सामने विंग दिख रहा है, जो खुशी में एक डायरी को बार बार खोल के पढ़ रहा है। उसके चेहरे पे हर एक पेज की पढ़ने की एक अलग ही एक्साइटमेंट और खुशी दिख रही है। वांग जी को दूर से ये तो नहीं पता वो क्या चीज़ पढ़ रहा है, लेकिन हम वो कितना खुशी से पढ़ते हुए देख के उसे भी बहुत खुशी हो रही है। वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस समय इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा है। सामने विंग बैठा हुआ है, खुशी से डायरी पढ़ रहा है, वहीं वांग जी उसे पढ़ते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी देर तक, घंटों तक ये दोनों एक अपने काम में बिजी रहते। थोड़ी देर में जब वांग जी ये भी भूल गए कि उसके सोने का रूटीन फिक्स है, वो आज अपनी रूटीन से ज़्यादा जगह है, क्योंकि सचमुच उसे नींद कहाँ आ रही है। उसके सामने जो नज़ारा है उसे देखने में वो इतना खुश है, इतना गुम है कि उसे नींद वींद तो कहीं दूर नहीं है। काफ़ी टाइम बाद जब विंग भी पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट उस डायरी को ख़त्म कर चुका है, वो खुशी से अंदर चला जाता है बिना देखे कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा है। लेकिन वहाँ विंग के अंदर जाते ही अब वांग जी भी अपने रूम में आके सो जाता है। वांग जी को आज मन में थोड़ा सा दुख हुआ था जब उसने सुना था कि विंग कितनी बुरी हालत में नी क्लैन को मिला था, लेकिन अब उसका वो दुख, उसका वो परेशानी अब एक हैप्पीनेस में बदल गई। विंग को खुश हैप्पी देख के वो मन में सोच रहा है कि वो कल विंग से इस बारे में बात करेगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि विंग ने हत्यारे को या उस तलवारबाज को जिसने विंग को घायल किया उसे देखा या नहीं देखा। लेकिन हाँ, वो विंग की सेफ्टी को लेकर अब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। उसके दिमाग में विंग को लेकर थोड़ा स्ट्रेस भी कि कहीं दोबारा से कोई इस पर अटैक ना कर दे, या वो विंग से इस बारे में कुछ बात भी करना चाहता है। तो यही सोच के सो जाता है कि वो कल सुबह विंग से इस बारे में ज़रूर बात करेगा। वहीं
बहुत ज़्यादा खुशी में अपनी मदर की डायरी पढ़ के सो रहा था। मॉर्निंग में ये सब लोग दोबारा से ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं। इस ब्रेकफास्ट टेबल का कुछ अलग ही नज़ारा हो रहा है। वैसे तो सब क्लाइंट वाले नीचे नीचे छोटे छोटे टेबल्स पे बैठे हुए हैं, अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन इस कुछ लोगों की नज़र विंग से हटी नहीं हुई, जिनमें वैन चाओ, वैन रोहन और वैन जू है। ये तीनों विंग को घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सामने मिठाई रखी है, उसे छू भी नहीं सकते वाला हाल, क्योंकि अभी वो यहाँ पे विंग के से ना ही कुछ कह सकते हैं, ना ही विंग को मतलब अपने कुछ भी नहीं कर सकते विंग को, क्योंकि अभी सारे क्लाइंट्स के वहीं हैं। वहीं वांग जी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो भी मौका देख देख के बार बार विंग की तरफ देख रहा है। विंग जो अपने में ही मस्त है, अपने में ही खुश है, कभी वो अयानली से हंसी मजाक कर रहा है, तो कभी वो नी हुसैन से हंसी मजाक कर रहा है, पर अपना फुल एंजॉय कर रहा है, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा है। जब ये ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग जाने का नहीं लगे, तभी वांग जी विंग के पास आते हैं और उसे धीरे से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? एकदम से विंग तुरंत, हाँ लंजा, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए पूछने की क्या जरूरत, तुम्हारे लिए तुम्हें हमेशा फ्री, हुक्म करो वहीं आ जाऊँगा तुमसे बात करने। थोड़ा सा फ्लटी वे में वांग जी को विंग बोलता है। वांग जी के कान थोड़े से रेड हो जाते तुरंत, कहीं नहीं, बस यहीं थोड़ी सी बात करनी है, ऐसे अलग से स्पेशल वाली कोई बात नहीं करनी। ओह लंजा, तुमने तो मेरे सारे मूड पे पानी फेरा, मुझे लगा किंग वांग जी सॉरी द ग्रेट हांगुन जून अकेले में मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो कोई स्पेशल ही बात होगी, क्या पता मैं ही वो लकी ओमेगा बन जाऊँ जो किंग वांग जी के दिल में थोड़ी सी जगह बना सका हो। आप बोलते भी विंग हल्का सा विंग यानी आंख मारता है। इस विंग को ऐसे करते देख के वांग जी मन में तो बहुत खुश होता है, लेकिन बस मुझे शेमलेस कह के वहाँ से जाने लगता है। एकदम से विंग हंसता हुआ उसके पीछे जाता, अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो ठीक है नहीं छोड़ूंगा, बताओ क्या कहना चाहते हो लंजा। इस बात पे वांग जी तुरंत बोलते हैं, विंग क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि किसने तुम पे अटैक किया था? अब विंग जो थोड़ा सा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, एकदम से थोड़ा सीरियस हो बोलता है, लंजा तुम क्यों मुझसे ये पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। विंग याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें उस हत्यारे के बारे में कुछ याद आ जाए। इस तरीके से उसने तुम्हें घायल किया, तुम्हें मरने के लिए पानी में फेंक दिया, क्या पता वो तुम्हें दोबारा अटैक करे, और क्यों तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे अटैक करेगा? क्या कुछ है विंग जो तुम हम सबसे छुपाना चाहते हो? एकदम से वांग जी की ये बातें सुन के उसके मन में तो आता है कि वो वांग जी को सब कुछ सच बता दें, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सिवाय नी मिंजर के और नी हुसैन के किसी और मिंगाओ के किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। हाँ वो वांग जी के बारे में इतना जानता है कि वांग जी उसको कभी हार्म नहीं कर सकता, लेकिन अभी सब कुछ सच बताना बिना सबूत के थोड़ा रिस्की है, तो वो सिर्फ इतना ही बोलता है, नहीं लंजा मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है, और सच कहूँ उस हादसे से वाले दिन क्या हुआ था मेरे साथ मुझे याद नहीं है, शायद वो चोट या पानी का असर है, मैं वो सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। हाँ उससे पहले की बातें मुझे याद हैं, जैसे कि मैं उस जियांग्स क्लैन में सर्वेंट की तरह रहता था, और मैडम यू को वो मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी कभी जंचा भी माँ अपनी मदर का साथ देता था, वो मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि वो कभी मेरा अच्छा नहीं सोच सकता। विंग थोड़ा गुस्से में अपने मन के गुस्से में बोल रहा है, क्योंकि वो सचमुच में जंचा को अच्छा मानता था और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जंचा उस पर अटैक कर देगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तभी एकदम से वांग जी बोलता है, मुझे भी ये जंचा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन विंग अगर तुम्हें सचमुच में उस दिन के बारे में कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि तुम अपना पूरा ध्यान रखना। वैसे अगर तुम नी क्लैन में हो और नी मिंजू के सुरक्षा में हो तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि अब वो हत्यारा या वो जो भी था वो तुम पे दोबारा अटैक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी मतलब डेंजर लगे तो तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। विंग मुझसे वादा करो, अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो या तुम्हें कभी भी कोई खतरा महसूस हो तो तुम मुझे संदेश भेजोगे। इस बात पे विंग बड़ी शॉकिंगली बड़ी उसके मन में तो बहुत खुशी होती है कि वांग जी उसे ऐसे कह रहा है, पर वो है तो विंग ही ना, वो एकदम से अपनी नोटिस से स्माइल लेते हुए, क्या बात है लंजा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, क्यों तुम्हें डर है कि कभी कोई मुझे मार दे तो तुम्हारा एक लौता ओमेगा के साथ क्या होगा? मैं ही तो हूँ एक लौता ओमेगा जो तुम्हारे दिल के इतने पास आया था, अगर वही तुमसे दूर रहे तो तुम्हारे इस बेचारे दिल का क्या होगा? विंग थोड़ा फ्लटी वे में कहता है। वांग जी दोबारा से नॉनसेंस शेमलेस कह के वहाँ से निकल जाता है।
उसके मुंह से इनके अलावा कुछ ज़्यादा निकल नहीं पाता है, लेकिन विंग जानता है कि मतलब वांग जी उससे क्या कहना चाहता था। तो वो एकदम से वांग जी के बाहर इससे पहले वो जगह छोड़ता है एकदम से, हाँ लंजा, अगर मुझे कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही कांटेक्ट करूँगा। वांग जी अपनी जगह से पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखता है। विंग उसे एक स्माइल के साथ बाय करता है। वांग जी यहाँ से दोबारा से लैंड क्लाइन चला जाएगा और विंग यहाँ से नी क्लाइन चला जाएगा। वांग जी जानता है अब उसे शायद थोड़े टाइम फिर से विंग देखने को नहीं मिलेगा। उसका मन तो कर रहा था कि वो विंग को अपने साथ ही लैंड क्लाइन ले जाए, लेकिन वो जानता है कि वो विंग को किसी मतलब ऐसे कैसे लैंड क्लाइन ले जा सकता है, ना ही कोई हक है, नहीं अभी तक उन दोनों के बीच में कोई इतना खास रिश्ता है अभी। तो अब उसका इस तरीके से विंग को लैंड क्लाइन ले जाना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगेगा। इसी कारण वो भी विंग को सिर्फ अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ से नी मिंजो और न्यू सैन भी ज़्यादातर विंग को वहाँ नहीं रखते, क्योंकि एक वहाँ पे जियांग्स है, दूसरा जिस तरीके से आज वैन रोहान भी वैन रोहान और वेंचो और वेंजू विंग को देख रहे थे, नी मिंजो को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। तो नी मिंजो तुरंत विंग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं जिन क्लैन को अलविदा करके। ये लोग अपने क्लैन में ये सोच के आए थे कि यहाँ आके शायद वो थोड़ा सेफ रहेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जियांग्स ने एक गंदी चाल चली है। जियांग्स ने वैन क्लैन से बात करी और बोला कि अभी वो चाहें तो नी क्लैन पे अटैक करके वहाँ से विंग को किडनैप करके ले जा सकते हैं। किसी को नहीं पता चलेगा ये काम वैन ने किया है, और जियांग्स क्यों विंग को किडनैप करके ले जाएंगे, इसलिए उनका भी नाम बदनाम नहीं होगा वैन रोहान को। जियांग्स की ये बात समझ में मतलब अच्छी लगती है कि ठीक है वो यही करके देख लेते, उन्हें तो विंग चाहिए, तो वो एक बार ये भी करके देखना चाहते हैं। तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग को सोचते हैं कि जब विंग और नी क्लैन पहुंच जाएगा तो वो इन आयरन की मदद से नी क्लैन पे अटैक करके वहाँ से विंग को किडनैप करके ले जाएंगे। वो यही सोच रहे हैं। जिन क्लैन से वापस आने के करीबन 10 दिन बाद अचानक से नी क्लैन के सराउंडिंग में कुछ लोगों की हलचल होती है। जब ये बात नी मिंजो को पता चलती है तो नी मिंजो तुरंत विंग और सबको अलर्ट कर देते हैं। सारे डिसिप्लिन और एक तरह से सोल्जर कल्टीवेटर अपनी अपनी पोजीशन लेके अलग अलग टाइम पे नाइट में एक तरह से नाइट होता है ना गार्ड करना, वो सब करने लगते हैं। उन लोगों को लगा था कि शायद ऐसे ही कुछ लुटेरे या कुछ होंगे जो उनके सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लूट मार के काट रहे हैं, वो इसलिए ये सोच कर रहे थे। पर वो नहीं जानते थे कि ये वैन क्लैन वाले हैं जो यहाँ पे वी वुशान को लेने आए हैं। जैसा वैन क्लैन ने प्लान किया था, वो एकदम से रात के समय नी क्लैन पे अटैक कर देते हैं और चारों तरफ से उनकी आर्मी और पपेट हमला कर देते हैं। वैन चाओ ने और एक तरीके से वैन रोहा ने बहुत सोच समझ के अटैक किया था, क्योंकि इनमें से एक भी सोल्जर वैन यूनिफॉर्म में नहीं था, बल्कि अधिकतर पपेट आर्मी थी। पपेट कहाँ से आए कोई नहीं जानता, क्योंकि खुल के अब तक वैन चाओ इन आयरन का यूज़ कर रहा है, किसी को आइडिया नहीं था। वहीं नी मिंजो जैसा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर काफ़ी देर तक इन्हें रोकने की कोशिश करता है, काफ़ी कोशिश करता है कि ये नी क्लैन में एंटर ना करें, लेकिन ये धीरे धीरे करके अटैक कर रहे हैं। वहीं विंग भी काफ़ी कोशिश कर रहा था नी मिंजो की सपोर्ट करने की। काफ़ी रात भी हो गई थी, लोगों को सेव करने के लिए इधर उधर भगदौड़ मचती है। वहीं नी हुसैन को भी तुरंत बाकी गार्ड के साथ सेव करने के लिए एक तहखाने में छुपाने को बोला जाता है, क्योंकि विंग एक कल्टीवेटर है, एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। तो वो अपने ब्रदर यानी नी मिंजो की हेल्प करना चाहता था, वो छुपना नहीं चाहता था। नी हुसैन को छुपाने के ऑर्डर मिल जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ी थी, सब कुछ थी। इस भगदड़ी में ना ही नी मिंजो के दिमाग में ये बात आई थी कि ये वैन क्लैन ने उसको विंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी या विंग को यहाँ से किडनैप करने की कोशिश करी थी, और ना ही विंग के दिमाग में ही था। इसलिए विंग भी अपने ब्रदर के साथ खुल के इनका से लड़ाई कर रहा था। वहीं जब वैन चाओ पीछे से थे और वैन चाओ के साथ में यहाँ पे वैन जुलियो भी आया, जो एक तरीके से काफ़ी फेमस है अपनी लोगों की कोर डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो भी यहाँ आया था। जब ये लोग देखते हैं कि विंग और नी मिंजो बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस वॉर में, तो वैन जुलियो मौके का फ़ायदा उठा के तुरंत नी मिंजो पे अटैक कर देता है, और नी मिंजो काफ़ी टाइम तक अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में उनकी कोर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये विंग के लिए एक शॉकिंग
शॉकिंग चीज़ थी। वेंचाओ के मतलब वेंजुलू के बारे में बहुत सुना था, लेकिन वेंजुलू इस तरीके से उसकी दागा की कोड डिस्ट्रॉय कर देगा, ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन विंग अपनी सैडनेस में और अपने अपसेट में अपने एक तरीके से और ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक करने लगता है वेंचाओ। और वेंजुलू बहुत कोशिश करते हैं विंग को कंट्रोल करने की, उसे कैप्चर करने की, लेकिन विंग अब एक तरीके से कुछ अलग ही तरह से फाइट कर रहा था। आज विंग की फाइट बहुत ही अलग थी। विंग की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा तेज थी। इतना ही नहीं, एक तरीके से विंग सोल्जर्स को हिप्नोटाइज कर रहा था विंग की बातों से, या विंग की किसी एक अजीब तरीके की म्यूज़िक प्ले करने की वजह से उसके सराउंडिंग के सारे सोल्जर उसकी बात मान रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, लेकिन विंग जैसा जैसा उन सोल्जर से कह रहा था वो सोल्जर वैसे ही कर रहे थे। वेंचाओ और वेंजुलू ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये सोल्जर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। हाँ, पपेट आर्मी विंग की बात कम मान रही थी, लेकिन जो सोल्जर अपने होश में थे या एक ह्यूमन थे वो बिल्कुल विंग की बातों पे जैसे एक तरह से सम्मोहित हो जाना ऐसे बिहेव कर रहे थे। ये देख के वेंचाओ और वेंजुलू तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वेंचाओ और वेंजुलू भी विंग की बातों को एक मना नहीं कर पा रहे थे। जैसे वो बोलते रहता है वहीं खड़े हो जाओ तो खड़े रह, अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे थे। वो भी वहाँ से मौका देके घबरा के भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, वो वहाँ पे धोखे में गलती से एक नारायण का पीस भी भूल जाते हैं। वो इतना घबरा जाते हैं विंग की इस पावर को देख के, विंग की स्पीड को देख के, कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे वो इतना नर्वस होकर वहाँ से भाग जाते हैं। विंग तुरंत पहले अपना एक तरीके से नी मिंजो को वहाँ से महल में लेके जाता है, हीलर को बुलाता है। नी क्लैन पे अटैक हो गया था, ये बात आसपास के क्लैन्स के थ्रू लैंड क्लैन तक भी पहुँच गई थी, जिसके बाद लैंड क्लैन भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि कौन नी क्लैन पर अटैक कर सकता है। वहीं अब जनचा मन में बड़ा खुश हो रहा है ये सोच के अब तो विंग पक्का वैन क्लैन चला ही गया होगा, लेकिन विंग वैन क्लैन नहीं जा पाया या वहीं रह गया नी क्लैन में। ये चीज़ जनचा को भी नहीं पता थी। तुरंत वह एक तरीके से लान शिचेन और लांग वांग जी वहाँ से निकलने की सोचते हैं, क्योंकि लान शिचेन अपने दोस्त के लिए बहुत स्ट्रेस थे। वहीं जैसे ही खबर जिन क्लैन में पहुँचते हैं तो जिन यानली और जिन मिंग्याओ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके विंग के और उन सबको लेके वो लोग भी तुरंत यानली के साथ मतलब वहाँ से जाने लगता है मिंग्याओ। तुरंत यानली और जिन जुशान वहाँ आते हैं मिंग्याओ के पास कि वो भी जाएंगे नीकलैंड। ये लोग भी यहाँ से नीकलैंड के लिए निकल गए, नीकलैंड के लोगों से मिलने। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सब लोगों ने बताया कि वो एक पपेट आर्मी थी, इसकी वजह से वहाँ पे लान शिचेन तुरंत उस एरिया में सर्च करने जाते हैं, ताकि उन्हें वहाँ से कुछ सबूत मिल सके, कुछ पता चल सके कि कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया था। और किस्मत से लान शिचेन को वहाँ पे वो इनारन का टुकड़ा भी मिल जाता है, जिसे वो सबसे छुपा के चुपचाप से अपने पास रख देते हैं, ताकि वो अपने अंकल से इसके बारे में बात करें। वहीं विंग और के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि सामने नी मिंजो पर बेहोश पड़े हुए हैं। हिलर बहुत ज़्यादा दुखी है, वहीं साइड में बैठे नी हुसैन लगातार रो रहे हैं, और विंग एक वॉल के पास में बैठा हुआ है। विंग की पूरी बॉडी पे काफ़ी सारे घाव हैं और वो अपना सर दीवार से रख के बस रोए जा रहा है। सब लोग विंग और नी हुसैन की ये हालत देख के बहुत परेशानी में हो जाते हैं, और वो तुरंत विंग से पूछते क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ नी मिंजो को, क्या वो ठीक है। इस बात पे ये दोनों कुछ बोलते हैं। हिलर बोलता है कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे क्लैन लीडर की कोर ही उनके पास में थी, अब कैसे सेफ रहेगा हमारा नी क्लैन। इस बात पे वहाँ पे खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं कि मिंजो की कोर डिस्ट्रॉय हो गई, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वैन थे जिन्होंने नी क्लैन पे अटैक किया है। एकदम से सबके दिमाग में ये आता है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि सिवाय वैन जूलियो के और कोई ये कर नहीं सकता था। तो सबको ये इनडायरेक्टली पता ही चल गया कि ये सब वैन का करा हुआ है। और ये बात सुनने के बाद लांग वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं विंग जो पीछे खड़ा था वो तुरंत रोते हुए बोलता ये सब मेरी वजह से हुआ, दगा के साथ ये सब मेरी वजह से, मैं ही हूँ इसका रिस्पॉन्सिबल। मुझे समझ आ गया था वो मुझे लेने आए थे, पर दगा ने मुझे सेव करने के चक्कर में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। मैं सचमुच में एक पनौती हूँ, मैं एक नेगेटिव इंसान हूँ, जिसकी लाइफ में जाता हूँ उसकी लाइफ बर्बाद कर देता हूँ। बर्थ लेती अपने पेरेंट्स के लिए भी उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, यहाँ आया तो दगा की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। विंग अपने आप में बैठा हुआ रो रहा है। ये देख के यानी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, वो दौड़े दौड़े विंग के पास जाती है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ ये तुम क्या बोल रहे हो आई, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। याही नाम सुन के वहाँ पे खड़ा विंग वांग जी भी शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि विंग को आइन बोलते हैं। ये चीज़ उसके लिए भी काफ़ी शौक थी। वो तुरंत बोलती तुमने अपने पेरेंट्स के साथ गलत नहीं करा,
और ना ही तुमने अब ये मिंजू के साथ गलत किया। ये सब वैन क्लैन का दोष है। वैन क्लैन ज़रूर नी क्लैन पे अपना कब्जा करना चाहता होगा, इसी कारण उन्होंने ये सब किया। तुम इसके पीछे नहीं हो, नहीं सीजे, मैं ही था। वो लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने कई बार मुझ पे अटैक नहीं किया, मुझे बिल्कुल सेफ रखा, बस मुझे बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर दागा और बाकी सोल्जर्स को वो मारने के मूड में थे। क्यों वो मुझे नहीं मारना चाहते थे? वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ आए ही मुझे लेने थे। वैंस मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने नी क्लैन पे अटैक किया। मुझे समझ में आ गया है, मैं ही इसके पीछे हूँ। एकदम से विंग रोते हुए अपनी गलती मानते हुए बोलता है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हुआ उसकी वजह से हुआ। एकदम से नहीं हुसैन अपनी जगह से उठता है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, और अगर वो तुम्हें लेने आए थे तो दागा अपनी जान भी दे देते, लेकिन तुम्हें नहीं ले जाने देते। तुम चिंता मत करो, दागा के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मेरी दागा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं हुसैन बोलता है, और वो फिर से अपने दागा का हाथ पकड़ के रोने लगता है। सब कुछ देखे वांग जी अब चुप नहीं रहता, और वो बोलता है नहीं, अब नी क्लैन लैन क्लैन के अंडर है, और वैन क्लैन ने अगर कभी भी दोबारा इस टेरिटरी में कदम रखने की कोशिश करी तो वो डायरेक्टली लैन क्लैन से वॉर करेगा। और हाँ, तुम सब लोग, नी हुसैन, नी मिंजू और लांग वी वुशान, तुम तीनों अभी के अभी हमारे साथ लैन क्लैन जाओगे। ये क्लैन अब नी क्लैन नहीं, लैन क्लैन बन गया है। इस क्लैन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी अब लैन क्लैन के अंडर आती है। वांग जी एक टोन में बोलता है। ये बात सुन के वहाँ खड़े सब लोग शॉक्ड हैं, क्योंकि कोई भी नहीं सोच रहा था कि वांग जी इस तरीके का हार्ड डिसीजन लेगा। वो तुरंत अब विंग के पास जाता है। विंग जो ज़मीन पे नीचे बैठा हुआ था, यानी जिसे चुप करवा रही थी, वो विंग का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है, और तुरंत विंग की आंखों में देख के बोलता है, तुम मेरे साथ लैन क्लैन चल रहे हो, और हाँ वैन क्लैन तुम्हें छू भी नहीं सकता, ये मेरा तुमसे वादा है। और ये बात बोलने के बाद वो इसी तरीके से विंग का हाथ पकड़ के अपने साथ आगे चल लेते हैं। वहीं पीछे पीछे लान शिचैन नी हुसैन को संभालते हैं, और वो हिलर से बोल के यहाँ से लान शिचैन मतलब नी मिंजू को ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं रियान ली और मिंग्याओ वहाँ शॉकिंगली खड़े हैं कि एकदम से विंग का इस तरीके से हाथ पकड़ के वांग जी रूम से लेके बाहर चला गया। सब लोग पीछे शॉकिंगली खड़े हैं, देख रहे हैं कि कैसे वांग जी बिना किसी को देखे अब सिर्फ विंग का हाथ पकड़े यहाँ से अपने साथ ले जा रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी एकदम से क्या हुआ। क्या लैन क्लैन ने फ़ायदा उठाया नी क्लैन को इस समय वीक देख के, इसलिए टेक ओवर कर दिया, या लैन क्लैन सचमुच में नी क्लैन का सपोर्ट भला चाहता है इसलिए ऐसा किया। यही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, लेकिन सच सब जानते हैं कि नी क्लैन लैन क्लैन के कितने क्लोज है, और वो कभी भी नी क्लैन को तो वैन क्लैन के अंडर नहीं जाने दे सकते। इसी कारण शायद लैन क्लैन ने ये किया है, ये भी सच है। सब लोग जो भी हुआ उसमें लैन क्लैन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इस रूम में खड़े हैं। और वहाँ से सब लोग अब लैन क्लैन की तरफ निकल जाते हैं, और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? विंग को लैन क्लैन तो लेके जा रहा है वांग जी, कैसे सेव करेगा वैन क्लैन से? और क्या होगा जब वैन क्लैन को पता चलेगा कि अब लैन क्लैन ने नी क्लैन को टेक ओवर कर लिया है, और अब नी क्लैन नहीं बल्कि वैन क्लैन पहुंच गया है। विंग की ये जो पावर है, जब इसके बारे में भी वैन रुआन को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसके लिए अपने एक्सपर्ट देखेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ गाइज कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए कैसी लग रही है स्टोरी। आपकी एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, एंड लाइक और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।